हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारे 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, भारत में मानव पूंजी निर्माण। और उसी दिशा में हम लोग अपने काफ़ी लेक्चर अब तक आपका देख चुके हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हमारा जहाँ से छूट गया था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि आखिर में हमने कितनी शैक्षणिक उपलब्धियाँ हमने प्राप्त करी हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। जब हमारा लास्ट आपका लेक्चर हुआ था तो उस लेक्चर के अंतर्गत हमने देखा, जो में आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, उन आंकड़ों में 10 साल में कितना अंतर नजर आ रहा था। और हम उन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार हम आपकी जो हमारी शैक्षणिक उपलब्धता हैं वो कितनी बड़ी थी। इस विषय पर हम लोग अपना अंतिम लेक्चर में हमने अपना अच्छे से चर्चा किया था। और बच्चों, आज हम लोग वहाँ से ही इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल लेकर आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन के समक्ष बैठ जाइए, क्योंकि जहाँ भी मैं अंडरलाइन करता चलूँ या आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन साथ में करते चलिए। ठीक है बच्चों, ताकि आप जब भी प्रश्न उत्तर करें या आप उसको रिवाइज करें तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी की पॉइंट की तरह आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं सीधा अपना मेन टॉपिक की तरफ। ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो बच्चों, जो हमारा आपका टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग भारत की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में वो आपका पढ़ रहे थे। और हमने 1990 से लेकर 2000 आपका 15 के बीच में जो भी हुए हमारे शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, उनका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और इस अध्ययन के माध्यम से हम लोग जानना चाह रहे थे कि हमने आखिर में कितनी उपलब्धियां ली हैं या क्या हमारी स्थिति रही है। इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट करके टाटा कर चुके थे, और हम लोग इतनी स्थिति में आपका बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके थे। और साथ में हमने ये भी देखा, महिलाओं की जो प्राथमिक संपूर्ति दर थी, उसमें सबसे अच्छा रिकॉर्ड दर हमें 2000 से और 2011 के बीच में हमें दर्ज किया गया। ये आपका 69 से बढ़कर आपका 94 रिकॉर्ड तब हमने इसको प्राप्त किया था। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट हमारा हो गया था। दूसरा हम लोग अपना पढ़ चुके थे, हम आगे तीसरा कंटिन्यूस कर रहे हैं। देखिए, युवा साक्षरता दर। देखिए, अब हम क्या निकाल रहे हैं? यूथ आपका लिटरेसी रेट निकाल रहे हैं। और उसमें क्या लिया है? 15 वर्ष से 24 वर्ष की आयु की जनसंख्या का, यानी कि हम लोग यूथ ले रहे हैं और हमने एक एज ग्रुप को स्पेशल रेक्टिफाई किया है। 15 से 24 साल का वो वर्ग, उसकी जनसंख्या को हम लोग आपके निकाल रहे हैं कि उनकी जो यूथ आपके लिटरेसी है वो क्या बनी रही है, इसमें हम देख रहे थे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पुरुष को देख रहे हैं। देखिए, पुरुष है, और पुरुष का हमने देखा 1990 में। तो बच्चों, ये है आपका 77%। कितना है बच्चों आपका? ध्यान दीजिए, 77 आपका परसेंट हमें सामने निकल कर आ रहा है। क्लियर है? और यही चीज 2000 में आपका 80% यानी कि 80%, और 2011 में आपका 90। और बच्चों, 11 से 15 के बीच कितना हुआ आपका? 93%। यानी कि अगर आप 15 से 24 वर्ष के जो आयु वर्ग की जनसंख्या है, जिसे हम यूथ साक्षरता दर बोल रहे हैं, यानी कि उसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें 10 साल में हमें आपको देखने को मिली। चाहे भले ही वो 1990 से और 2000 के बीच में कोई खास हमें देखने के लिए ना मिली हो, मात्र ज्यादा का अंतर हमें परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। लेकिन बच्चों, कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी वो आपकी चीजें रही हैं जो अन्य चीजों में निरंतर आपका बढ़ती रही हैं। अगर वहीं आपकी महिला साक्षरता दर की बात करूं, किसमें बच्चों? खास करके युवा स्थिति में। तो युवा में 1990 में रहा था ये 54, और जबकि 2000 में यह हो गया आपका 65%। यानी कि इसमें भी एक अच्छी व्यापक क्या देखी गई? स्थिति में सुधार देखा गया। लेकिन जैसे ही ये आंकड़ा आपका 2000 से 2011 में प्रवेश करेगा, तो इसमें एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ हमें क्या दिखाई दी? उपलब्धि दिखाई दी कि इसके बीच बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमें दर्ज मिला है अपनी चीजों को लेकर। और देखिए, 65 से कितना हो गया आपका? 82% हो गया। यानी कि महिला वर्ग ने बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे वो आपका यूथ में हो या फिर आपकी प्राथमिक शिक्षा में हो। दोनों की स्थिति में बच्चों आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वो आपका दिखाई देगा। ये बच्चों महिला में है, पहली वाली जो आपकी प्राथमिक संपूर्ति दर है। और ये किसमें है? यूथ में आपकी महिलाएं हैं, जो आपकी बहुत अच्छी स्थिति में बरकरार हुई हैं या आपकी बनी हुई हैं। ये हमें ऐसा इस जो हमारी तालिका है इसमें पूरा आपका दिखाया गया है बच्चों। क्लियर है? तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे कौन कौन सी स्थिति कहाँ होती है। तो इतनी तालिका को मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और ये तालिका आपको बहुत बढ़िया समझ आई होगी। अब इससे आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। देखिए,
हम लोग लास्ट ये कर रहे थे क्योंकि हमें तालिका मिल गई थी और साथ में हम आपका देख रहे थे कि ये तालिका जो थी किस प्रकार हम लोग इसमें सब चीज अपने अच्छे से आपकी देख रहे थे। अब देखिए ये तालिका का हमने अध्ययन किया। अब हम अगर इस यूनिट को देखें बच्चों, कौन सी यूनिट को, इस वाली यूनिट को, तो इसमें हमें समझ आएगा भविष्य की संभावनाएं हमें अब आपका देखना है कि हमारी भविष्य में आखिर में कितनी अपनी संभावनाएं हम देख रहे हैं, तो आपके चीजों को लेकर वो हमें आपकी दिखाई देगी। देखिए ये हम शुरू कर रहे हैं, सबके लिए शिक्षा। आप देखिए कि क्या है, सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। कह रहे कि सबको शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, यह भी एक सपना है। तो यानी इसका ये मतलब है कि सब लोगों को एजुकेशन आपकी नहीं मिल रही है। तो क्यों, अगर एजुकेशन मिलती तो क्या आपका ये सब आपका लिखा होता है इसमें? तो नहीं। यानी क्या है, अब भी एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चैलेंज है हमारे देश में, वो हमें देखने हैं। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षर दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी की स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या की थी। अब देखिए ये कह रहा है आपका निरक्षरों का मतलब है बच्चों ऐसे अनलिटरेट पर्सन है जो अभी क्या है, शिक्षित नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षित नहीं है। और बच्चों कितने शिक्षित नहीं है? यानी कि उस समय इतनी संख्या है जितनी कि हमारा देश आजाद हुआ था उससे हमारी आपकी जनसंख्या थी। यानी कि जब हम आजाद हुए उस समय की जनसंख्या और वर्तमान में ऐसे लोग जो क्या है, आपके पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल सेम है, उतनी बराबर है। तो हमें ये भी देखना है कि ये भी कैसा एक बहुत बड़ा आपका चैलेंज है कि एक अच्छी खासी इतनी बड़ी आपकी जनसंख्या अभी भी क्या है, अनएजुकेटेड है। अब इससे आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था। देखिए संविधान में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। बच्चों ये है स्टेट आपके प्रिंसिपल। जब आप इन्हें पढ़ोगे तो ये आपको जब कंपटीशन में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ में जब आपकी पॉलिटी वगैरह बुक पढ़ेंगे तो वहां आपको बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में इसको आपको चर्चा मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल इसको इतना नहीं खोलते, इतना रखते हैं कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर, देखिए नीति निर्देशक जो आपके तत्व हैं उनमें ऐसी व्यवस्था की गई कि जैसे ही हमारा संविधान है जो उसको 10 साल हो जाएंगे उसके अंदर क्या होगा, 14 वर्ष की आयु के बच्चों, यानी कि बच्चों ये नियम बना दिया गया कि 14 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे उनको क्या होगा, के लिए निशुल्क, बच्चों निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। यानी कि संविधान पारित होने के बाद 10 साल में क्या करेगी, हम लोग जो 14 वर्ष से बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या करेगी बच्चों, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करेगी। अब देखिए निःशुल्क का मतलब हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, निःशुल्क मतलब आपके फ्री हो जिसमें कोई फीस देनी ना पड़े शिक्षा के लिए। अनिवार्य का मतलब ये है कि ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वर्ग के लिए है। अनिवार्य का मतलब जो आपकी बेसिक एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी शिक्षा, उसकी बात कर रहा है, का प्रावधान करेगी। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक 100% साक्षर होती। कह रहे अगर ये जो हमारा आपका लक्ष्य है जो हमने बनाया था कि हमारे नीति निर्देशक जो आपके तत्व हैं संविधान में, अगर हम संविधान लागू होने के बाद 10 साल के बाद इसको अगर हम ले आते तो आज क्या होता, हम 100% साक्षर होते। यानी कि देश के जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें युवा वर्ग हो, आपका बुजुर्ग हो, आपकी महिलाएं, कोई सा भी ऐसा वर्ग हो, सब क्या होते आज बच्चों, सब आपका शिक्षित होते। क्लियर हो गया? जबकि क्या नहीं हो रहे हैं, ये लोग इनमें शिक्षित नहीं हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए लिंग समानता पहले से बेहतर। अब देखिए लिंग, अब देखिए बच्चों, अब लिंग का मतलब है महिला और पुरुष के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लिंग, अब देखिए लिंग मतलब होता है पहचान कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। क्लियर हो गया? लिंग समानता पहले से बेहतर, यानी कि पहले जो आपकी लिंग समानता थी वो क्या थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में कैसे है, अब कुछ अच्छी है। आइए देखते हैं। अब साक्षरता में, इसमें बच्चों साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है। यानी कि महिला और पुरुष के बीच का जो एजुकेशन का अंतर था वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि पहले बहुत ज्यादा बना हुआ था, अब क्या हो रहा है बच्चों, वो आपके हल्के हल्के धीरे धीरे आपको क्या हो रहा है बच्चों,
कम हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी महिलाएं हैं वो भी पुरुष की तुलना में उतना ही पढ़ रही हैं, उनको पर्याप्त मौका या उनको समान अधिकार मिल रहे हैं शिक्षा के लिए, आप ऐसा मान सकते हैं। क्लियर हो गया? जो लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है, यानी कि ये कह रहा है, ये क्या है ऐसा जो एक पॉजिटिव आपका डेवलपमेंट है, किसके लिए? आपकी बच्चों लिंग समानता की दिशा में। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन करने के लिए कई कारण हैं। कह रहे हैं कि जो हमारा देश है भारत, उसमें आपका नारी शिक्षा को आपका प्रोत्साहन करने के लिए क्या है बच्चों? कई कारण हैं। जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यानी कि बच्चों अगर आप बात करें कि जो आपकी नारी शिक्षा है, यानी कि जो हमारी महिलाएं हैं वो एजुकेटेड होंगी, तो उनके एजुकेटेड होने में बहुत सारी ऐसी आपकी चीजें हैं जो उनके लिए आपका बेनिफिट होगी। जैसे वो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को जान पाएंगी। अब जब अच्छी आपका पढ़ लिख लेंगी तो जो आपका सामाजिक सुधार है, समाज आपका सुधरेगा, आपकी डेवलपमेंट होगा, जैसे आपके कुरीतियों का अंत होगा, अंधविश्वास की जो आपकी चीजें हैं वो जाएंगी, और साथ ही क्या होगा, स्त्री जो होगी क्या होगी, शिक्षित होगी। आपका प्रजनन दर, यानी कि उन्हें ये पता लगेगा कि हमें अपने बच्चे के जो देखभाल आपका किस प्रकार करना है, हमारे बच्चे कितने होने चाहिए, हम उनको किस प्रकार देखभाल कर सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य के बारे में हम लोग आपका सोचते हैं, और अन्य ऐसी आपकी चीजें होंगी जो सब उन चीजों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। और इसका केवल एक इफेक्ट है, वो क्या है, शिक्षा। यानी कि अगर हम शिक्षा अच्छी कर दें तो ये सारे ऐसे आयाम हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके स्वतः ही आपके डेवलप हो जाएंगे। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा सबके लिए बहुत ज्यादा अब आपकी जरूरी है, चाहे आपकी महिला हो या आपका पुरुष हो। क्योंकि शिक्षा क्या करती है, शिक्षक से ही सम मानव का सर्वांगीण आपका विकास होता है, संपूर्ण उसका विकास होता है, तभी उसका डेवलपमेंट। क्योंकि अगर कोई बच्चों शिक्षित होता है तो उसे अपने अधिकार के बारे में पता लगता है, उसे अपनी राजनीतिक अपनी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, उसे समाज को डेवलप करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए व समाज सुधार में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अन्य बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपकी शिक्षा के ऊपर आपका निर्भर करती है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इससे देखते हैं। अतः हमें साक्षरता सुधारने के लिए अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। यानी कि बच्चों जो भी हमारे शिक्षा के प्रयास हैं उन्हें हमें धीमा नहीं पड़ने देना है। यानी कि जिस प्रकार हम लोग कंटिन्यूअस अपनी शिक्षा में डेवलपमेंट चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, वो रहेगी। हम उनमें कोई ढिलाई आपकी किसी प्रकार की नहीं देना चाहते। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। अभी हम 60% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के अनेक मंजिलों को पार कर चुके हैं। यानी कि जो आपकी वयस्क जो साक्षरता आपकी दर है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो अनेक ऐसी मंजिल है, स्टेप है, हम उनको हमें क्या है को हम पार करनी है। यानी कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी जो हम आपका अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। तो बच्चों इसके माध्यम से हमें यही सीखने को मिला है कि हम एजुकेशन के माध्यम से क्या हुआ है कि जो आपकी लिंग समानता है उसमें पहले से आपकी बेहतर स्थिति आई है, आपकी सुधार आपके हमें निरंतर आपके दिखाई दे रहे हैं, और उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है, और वो है बच्चों आपको पता है जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो है आपकी शिक्षा। क्या है बच्चों? शिक्षा। ठीक है ना बच्चों? ये बहुत बड़ा आपका रोल प्ले कर रही है। आगे देखते हैं। देखिए अब इसी में क्या हो रही है आपके बच्चों, ध्यान देंगे तो उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। अब देखिए अब जो हायर एजुकेशन है उसको लेने वाले की क्या है बच्चों, कमी है। यानी कि आप बच्चों को बेसिक एजुकेशन तो आप दे रहे हैं साथ में, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए जो युवा आने चाहिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। अब इसके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, क्या सरकार के प्रयास हैं, कैसे स्थिति बनी हुई है, हम लोग इसको पढ़ेंगे बच्चों। तो सभी ध्यान दीजिए, आप लोग देखते हैं। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है। कह रहे कि जो शिक्षा है उसका पिरामिड कैसा है, नुकीला है। नुकीला का मतलब देखिए बच्चों, ऐसी कुछ स्थिति में वो आपका बना हुआ है। कैसा? ऐसा, जैसे मैंने बताया, जबकि और नुकीला है। ये कैसा है? और नुकीला। ये सीधा खड़ा हो जाए तो आपको पूरा अच्छे समझ आएगा। अब क्यों कह रहा है? क्योंकि स्थिति क्या नहीं है, बहुत अच्छी नहीं होगी तो ही तो नुकीला है, मतलब बिल्कुल ऊपर का बाल यानी कि बेस अच्छा नहीं है।
जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यानी कि बच्चों ये दिखा रहा है कि जो हायर एजुकेशन है वहां तक बहुत कम लोग आपके पहुंच पा रहे हैं, यानी कि जितने लोगों को पहुंचना चाहिए या जितने लोगों की वहां पर्याप्तता होनी चाहिए वो लोग इतना आपका उस एजुकेशन तक आपका नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। और कह रहे जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या है, उनकी बेरोजगारी दर क्या है बच्चों, बहुत अधिक है। देखिए अब जो आपका पढ़ लिख लिए हैं वो क्या है, उनकी जो बेरोजगार रेट है वो कैसी है, बहुत ज्यादा है। यानी कि हायर एजुकेशन ले ली, उनके मुताबिक उनको कार्य नहीं मिल रहा, तो जिसके कारण क्या हो गई है, बेरोजगारी दर भी कैसी हो गई है, उच्च हो गई है। राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हो युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19% थी। अब देखिए अब हमने क्या करा, जो हमारा एक डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आपका संगठन, ये क्या है, ये क्या करता है बच्चों, इसने क्या किया वर्ष 2011 और 12 के अंदर क्या किया, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि जो आपके गांव के क्षेत्र है उनमें आपके स्नातक यानी कि जो आपके ग्रेजुएट हैं वह ऊपर अध्ययन किया, यानी कि जो उससे ऊपर के अध्ययन कर रहे हैं को, तो उनके क्या कर रहा है, उनको अध्ययन किया। युवा पुरुषों के बीच क्या है, बेरोजगारी दर क्या निकली उसकी बच्चों, यानी कि अगर आप बात करेंगे स्नातक बच्चों के बीच और जो उससे ऊपर जो अध्ययन कर रहे हैं ऐसों में 19% आपकी क्या निकली, बेरोजगारी दर। यानी कि 100 में से 19 ऐसे हैं जो कैसे हैं, आपके बेरोजगार हैं। और ये कैसी दर है, एक बहुत अच्छी दर है। उनके शहरी समक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर। यानी कि बच्चों अगर आप इस स्तर को माप रहे हैं युवा में, तो खास कर गांव में बेरोजगारी दर ज्यादा दिखाई दी कंपेरिजन टू शहर के, क्योंकि शहर में वो क्या है, वो कम है। ठीक है बच्चों, क्या निकली, कम निकली, जैसा हमने देखा अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। यानी कि आपके गांव में ग्रामीण क्षेत्र में ये दर बहुत ज्यादा है, जबकि जो आपके शहर है उसमें ये बहुत कम है। सब ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार हैं। कह रहे कि अगर आप गंभीर रूप की बात करेंगे, ऐसे जो आपके सबसे ज्यादा गंभीर हैं बच्चों, उसमें आपके 30% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, बेरोजगार हैं, जो युवा क्या है, ग्रामीण महिलाएं हैं। और उनमें जो सबसे ज्यादा गरीब है वो कौन है, आपकी युवा ग्रामीण महिलाएं थी। यानी कि अगर देखिए बेरोजगारी तो आपकी शहर में भी है, गांव में भी है, हर वर्ग में है, लेकिन अगर आप हाईएस्ट रेट की बात करें तो जो आपकी ग्रामीण युवा महिला वर्ग है, यानी कि उसमें क्या मिल रही है हमको, सबसे ज्यादा आपकी बेरोजगारी दर हमें देखने के लिए मिल रही है। क्लियर है बच्चों, अब इससे आगे देखते हैं। इसके हमें पता लगेगा कि आखिर में क्यों स्थिति ये आपका बनी हुई है। अब देखिए इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3-6% बेरोजगार थे। कह रहे अगर हम इसके विपरीत हमने क्या करा, जो आपके गांव हैं बच्चों और जो आपके शहरी क्षेत्र हैं, चाहे आप गांव का इलाका लीजिए चाहे आप शहर का इलाका लीजिए, क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल, कह रहे जो आपके जो शिक्षित जो आपके युवा लोग हैं शहर और गांव में, तो उसमें क्या निकला, केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। कितने निकले बच्चों, आपके 3 से केवल 6% लोग इसके बीच का निकले बेरोजगार। अब्दकाली तक श्रम बाल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षाकृत है। यानी कि 2017-18 के जो हमें डाटे मिले हैं, जो भी आपका सर्वेक्षण हुआ है, अगर हम उसकी स्थिति को आकलन करें तो हमें क्या लगेगा कि जो सुधार होने थे वो अभी इतने अच्छे नहीं हैं, इतने संतुष्ट वाले हमें नहीं मिल पा रहे हैं। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए। अब देखिए साथ में सुझाव दिया है कि सरकार को क्या करना चाहिए, कि सरकार हायर एजुकेशन के लिए अधिक धन का आवंटन करे, ताकि उससे क्या हो,
कि हम लोगों को जो ऐसे युवा हैं जो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनको आपका प्रोत्साहित किया जाए, उनको इसकी ओर आगे बढ़ावा दिया जाए। क्लियर है? तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए। अब देखिए साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए बजट का प्रावधान भी करें और साथ में हम ये भी व्यवस्था करें कि उसमें क्या करें, जो हमारे उच्च सेक्शन जो आपके संस्थान हैं उच्च वाले, उनमें जो कुछ आपकी कमी है उनमें सुधार किया जाए, यानी कि उनकी मॉनिटरिंग भी आपकी की जाए ताकि वहां पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें। यानी कि बच्चों कि हमें क्या करना है, जिस इंस्टीट्यूट में या जिस संस्थान में आपके बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें क्या करना है, हमें ऐसा कौशल देना है कि वो क्या हो, रोजगार योग्य हो। क्या हो बच्चों, आपका रोजगार योग्य हो। यानी कि बच्चों कुल मिलाकर हमें हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है हमारे, जो हमारे संस्थान है, हमें उनको ऐसे डेवलप करना है कि बच्चे आपके रोजगार के योग्य हैं, उनके अंदर आपकी कौशल हो, ऐसे हमें बनाना है। जब कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। क्यों? अब देखिए ये हमसे प्रश्न भी पूछ लिया साथ में कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं आपका पढ़े लिखे लोगों का तो हमें एक समझ आता है कि पढ़े लिखे लोगों का देखिए तो अब हम दो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो हो गया आपका पढ़ा लिखा और एक हो गया ऐसा वर्ग जो आपका पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों की आपस में तुलना करें, तो पढ़े लिखे वर्ग की और अशिक्षित वर्ग की जो अनपढ़ है, अगर इसमें हम बेरोजगार की बात करें तो शिक्षित वर्ग ज्यादा बेरोजगार है कंपैरिजन तो अशिक्षित से। उसका पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्या कारण है। अब देखिए ये कारण आपको खुद बताना है कि ऐसा क्या कारण है कि वो लोग बेरोजगार हैं। ये आपको खुद देखना है कि क्या स्थिति बनी है कि वो लोग आपके बेरोजगार हो गए हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सब चीजें आपको क्या है बच्चों, ध्यान देनी है कि आखिर में ये लोग जो बात कर रहे हैं ये इतने बेरोजगार क्यों हो रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं कि ये लोग जो आपकी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं इसमें ऐसी क्यों उन्होंने बात कर दी। तो बच्चों हमारे सामने अब क्या है, आपका निष्कर्ष निकल के आएगा। क्या आएगा इसका निष्कर्ष, यानी कि अब हमें इसका कुल मिलाकर कंक्लूजन देखना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज के इस आपके लेक्चर के अंतर्गत हमने यही देखा कि सरकार क्या कर रही है, एजुकेशन आपके डेवलप करने के लिए हर एक प्रयास कर रही है ताकि आपकी शिक्षा को आपका बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो रही हैं कि हम प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत अच्छे दे पा रहे हैं लेकिन हायर एजुकेशन तक वो बच्चे आपके नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सरकार को हमें क्या करना चाहिए, उस क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। जो ऐसे आपके संस्थान हैं उनके मूल्यांकन करे, उनमें आपका सुधार लाए और साथ में जो युवा वहां आपके बढ़ रहे हैं उन संस्थानों को इतना योग्य बनाए कि वो रोजगार का सर्जन कर सके। ऐसी हमारी प्रयास होना चाहिए ताकि हम हायर एजुकेशन को बहुत अच्छे से आपका डेवलप कर सकें। क्लियर है बच्चों? तो आज आपका समय समाप्त हो रहा है, तो जो आपका निष्कर्ष बचा है इस लेक्चर का बच्चों वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और इसके बाद आज बच्चों केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। धन्यवाद।